सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के एंटरप्रेन्योर्स? आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 लेक्चर नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आओ देखते हैं बेटा। अब हम सीखेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। एक फाइनेंशियल मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिसीजन देता है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस मैनेजर क्या क्या डिसीजन लेगा। मान लो यहां पे एक फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है। ये फाइनेंस मैनेजर क्या क्या डिसीजन लेगा। तो सबसे पहले लेगा कहां हमको इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट वन इज हमें कहां पे इन्वेस्ट करना है। सो वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। सेकेंड वन इज उस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा जी। फाइनेंशियल डिसीजन। नेक्स्ट कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, पैसा कहां से आएगा, कहां से पैसा आएगा। तो व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द सोर्स, सोर्स कहां से पैसा आएगा। क्या हम ऑनर्स फंड लेंगे, मतलब क्या हम अपने शेयर्स को बेचेंगे या हम लोन लेके काम करेंगे। सेकेंड वन इज डिविडेंड डिसीजन, हम कितना डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट का हिस्सा कितना देंगे। एक बार हमने निवेश किया, निवेश करने के लिए पैसा लाया, पैसा अगर ऑनर्स फंड से आया है तो हम उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, कितना देंगे, ये डिसीजन है। सो 3 डिसीजंस लेने होते हैं एक फाइनेंस मैनेजर को अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ द नेक्स्ट वन इज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिविडेंड विथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो नॉन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। हम क्यों कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, एक बड़े प्रोजेक्ट में लगता है। तो बड़े प्रोजेक्ट में जब लगता है तो उस लॉन्ग टर्म और बड़े प्रोजेक्ट को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहलाता है। आगे मूव करते हैं जी। सो फैक्टर्स क्या क्या देखेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या क्या फैक्टर्स हम देखना होगा हमें, तब जाके हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो 3 फैक्टर्स है। तो पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मान लो 2 मशीन है जी, हमें प्रोडक्शन करना है। 2 मशीन है, मशीन ए है, मशीन बी है। अब ये जो मशीन है इसमें मान लो साल में हम इसमें जो खर्चा आया, मेरा इन्वेस्टमेंट आया वो 1 करोड़ का खर्च आया है। इसमें जो खर्च आया है मान लो 20 लाख का खर्च आया है। बट ये मशीन मेरे को साल में 30 लाख रुपीस कमा के दे रही है, और ये मशीन मेरे को साल में ओनली 50,000 कमा के दे रही है। सो क्या है, हमें ये देखना होगा कि कौन सा मशीन हमें खरीदना है जिससे कि हमें कैश फ्लो मेंटेन हो, जल्दी से जल्दी वो इन्वेस्टमेंट मेरे पास वापस आ जाए। हम अगर 1 करोड़ रुपया खर्च किए हैं तो जितना जल्दी मेरे पास 1 करोड़ रुपया वापस आ जाए, ये हमें एनालिसिस करना होगा। सेकंड वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई कितना है, आरओआई कितना है। तो अगर आरओआई क्या होता है, हमें यह एनालिसिस करना होगा कि प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट ए जो है और प्रोजेक्ट बी, इन दोनों में मेरे पास रिटर्न कितने हमको मिलेंगे, हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो यह भी एक एनालिसिस होता है, यह भी एक तरीका है सोचने का जब हम अपना इन्वेस्टमेंट
और कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या है देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का इंपॉर्टेंस क्या है या रोल क्या है, उसका रोल क्या है। तो पहला रोल है क्या है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ करे। इसके लिए हमने क्या किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अब क्या देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, इसमें पैसा बहुत लगता है, पैसा लगता है बहुत। तो देखो क्या होता है, पैसा अगर लगेगा तो आपका मोनोपोली क्रिएट होगा मार्केट में। मनी क्रिएट्स मोनोपोली, और पैसा लगाओगे तो ऑलिगोपोली हो जाएगा। आज रिलायंस को देखो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सब खत्म कर दिया। एक दो प्लेयर्स और हैं, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हो रहे हैं। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स मोनोपोली इन द मार्केट। तो क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्क इन्वॉल्व। जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, और जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो रिस्क है इसके पीछे। नेक्स्ट इज इरिवर्सेबल डिसीजन। एक बार तुमने कोई डिसीजन ले लिया, एक प्रोजेक्ट में हाथ डाल दिया, अब तुम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर रिवर्स कर दोगे घाटा बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। तो क्या है, तुम उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। इरिवर्सेबल प्रोजेक्ट होते हैं ये सब। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी। नाउ फाइनेंसिंग डिसीजन में आते हैं। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट खत्म करने के बाद हमें पैसा कहां लगाना है ये सोच ली। अब पैसा कहां से लाना है ये सोचना है। तो ये सोचने के लिए क्या करेंगे हम, दो चीज है, या तो हम ऑनर्स फंड लें, अपने शेयर्स को डाइल्यूट करें, अपने ऑनरशिप को डाइल्यूट करें, या हम बॉरोड फंड लें। क्या करें, बॉरोड फंड ले, मतलब क्या करें, बैंक से लोन ले, बैंक से लोन लेना होगा या कहीं और से लोन लेना होगा। तो मीन्स दूसरों से लोन लेकर हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये दो तरीका है पैसा लाने का, रेज करने का। ठीक है, सो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तुम्हें फाइनेंशियल या फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। तुम कब ऑनर्स फंड लोगे और कब बॉरोड फंड लोगे। कब तुम ऑनर्स फंड लोगे, कब बॉरोड फंड लोगे, तुम्हें यह देखना होगा। सो देखो क्या है, तो फर्स्ट वन इज कॉस्ट इन्वॉल्व। क्या कॉस्ट लगेगा, अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो तुम लोन नहीं लोगे, तुम इक्विटी पे खेलोगे। क्यों, मैक्सिमम इंटरेस्ट तुम अगर भर दोगे तो तुम कमाओगे क्या। इसीलिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न कम है, तो तुम हमेशा इक्विटी में काम करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिस्क। रिस्क कैसा है, रिस्क बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है, रिस्की बिजनेस है। प्रॉफिट आने की संभावना 50-50 है या 50 से कम है, 50 या 50 से कम है, तो हमेशा इक्विटी लेना। 50 से ऊपर की संभावना हो तब लोन लेना। ठीक है, नाउ कैश फ्लो पोजीशन। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा बिजनेस कैसा है, क्या तुम उधार देते हो, तुम क्रेडिट पे माल बेचते हो। तो तुम अगर क्रेडिट पे माल बेचते हो तो 2 महीने में 3 महीने में पैसा आएगा। अब जब 3 महीने में पैसा आएगा तो तुम उसका ब्याज कैसे चुकाओगे, फंस जाएगा पैसा, तब क्या होगा। नहीं आया, तुमने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ 2 महीने में आ जाएगा, 5 महीने हो गए नहीं दिया पैसा, तो क्या होगा डेटर्स ने। तो इसीलिए अगर तुम बिजनेस उधार का करते हो तो वहां पे लोन लेने से बचना। अगर लोन लेके बिजनेस करना है तो तुम्हें
तुम्हें यथासंभव प्रयास करना होगा कि हम अपने 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 सामान को कैश में बेचें या बहुत लो पीरियड क्रेडिट दे। क्रेडिट अगर देना ही है तो बहुत कम समय के लिए देना है, नहीं तो कैश में ही काम करने का सोचना है। तो कैश फ्लो पोजीशन भी डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फाइनेंशियल डिसीजन क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि सामने वाले को तुम अगर इक्विटी दे रहे हो तो क्या होगा, सामने वाला तुम्हारे फर्म में मालिक बनेगा, तो तुम उसको उतना ही मालिक बनाना जितना तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में तुम्हें दिक्कत ना आए, तुम्हारे काम में तुमको दिक्कत ना आए, उसके आने से तुम्हारे काम का प्रोग्रेस नीचे ना हो, ऊपर की तरफ जाए। सो कंट्रोल कंसिडरेशन को हमेशा ध्यान में रखते हुए अगर तुम इक्विटी से रेज कर रहे हो तो वो ध्यान में रखना कि सामने वाला तुम पे अपनी बातों को थोपे ना, तुम अपना स्वतंत्र होकर काम कर सको। इसीलिए ये कंट्रोल कंसिडरेशन भी अपना तुम ध्यान में रख करके ही डिसीजन लो। ठीक है, ये बिजनेस है जी, प्योर बिजनेस है। मैंने आपको कहा था अगर ये सब फंडा सीख लिए, तुम एमबीए सीख लिए, मींस एमबीए जैसा ही है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब तुम बिजनेस करोगे तो ये सारी बातें तुमको ध्यान में आएंगी, बिजनेस की बात ध्यान में आएंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद तो करता ही है हमें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकेंड वन इज द नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग कॉस्ट। व्हाट इज द फ्लोटिंग कॉस्ट? ये फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है पैसा रेज करने के लिए भी पैसा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम बैंक से लोन लेते हो तो क्या होता है, बैंक से लोन लेने पर तुम्हें बैंक चार्जेस भरने पड़ते हैं, तुम्हें बैंक से लोन लेने पर स्टैंप ड्यूटी टैक्स भरना होता है, तुम्हें बैंक से लोन लेने पर वहां का बैंकिंग प्रोसेस चार्जेस भरने होते हैं, और भी अदर खर्चे हैं इधर उधर के जो बैंक में तुमको लगते हैं जब तुम बैंक से लोन देते हो। इधर उधर के खर्चे समझ तो गए होगे। अच्छा, अब तुम आओ इधर, जब तुम इक्विटी से रेज करते हो पैसा, वहां तुम्हें आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी से परमिशन लेना पड़ता है, वहां पैसा लगता है। तुम्हें पेपर वर्क चाहिए करना होता है, वहां पैसा लगता है। तुम्हें एडवर्टाइजमेंट करना होता है, वहां पैसा लगता है। सो दीज आर द कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट क्या है? ऐसा कॉस्ट जो पैसा रेज करने के वक्त लगता हो। ठीक है, ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसा कॉस्ट जो कि तुम्हारा फिक्स्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट। अब तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, तुम्हें ये देखना होगा कि वो तुम इंटरेस्ट पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तुम्हारी क्या पोजीशन है। ये तो फिक्स है, ये तो लगना ही है। लेकिन हाँ, अगर इक्विटी से लोगे पैसा, अगर इक्विटी से लोगे तो प्रॉफिट कम होगा तो कम दोगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा दोगे। ये तुमको नजर में रखना होगा दैट फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, और फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से तुमको मार्केट में कितना लोन चाहिए ये देखना होगा। द नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट मींस अगर मार्केट में क्या है, बुल पोजीशन है। बुल का मतलब होता है मार्केट बूम पर है, तो क्या होता है, इन्वेस्टर्स का मोरल बूस्ट रहता है। जब भी मार्केट बुल पे होगा ना, तो इन्वेस्टर्स का मोरल, हमेशा बूस्ट रहेगा, ऊपर रहेगा। तो जब इन्वेस्टर्स का मोरल बूस्ट होगा तो वो क्या करेगा, इक्विटी शेयर में पैसा लगाएगा। तुम देखे होगे कई बार जब मार्केट में बूम आता है, बुल मार्केट होता है, तो वहां पे क्या होता है, जब बुल मार्केट होता है तो क्या होता है, नए कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है।
क्यों? बुल मार्केट है, मार्केट रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्टर्स का मोरल बूस्ट है, वो आईपीओ में लगाता है पैसा। जिस समय मार्केट सुस्त हो जाता है, नीचे आ जाता है, उसको कहते हैं बियर मार्केट, उसे कहते हैं हम बियर मार्केट। और जब बियर होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब वहां तुम क्या लोगे? बैंक से या कहीं और से क्या लोगे? लोन लोगे या डेट लोगे, और पैसा वहां से रेज करके तब काम को आगे बढ़ाओगे। इट मींस व्हाट हैपन, जब तुम्हारे मार्केट में एक बुल पोजीशन हो, बूम पे हो मार्केट, देन क्या होगा वहां पे? तब वहां पे होगा क्या? तुम इक्विटी पे खेलो। जब तुम्हारा मार्केट बियर पे होगा तो वहां पे तुम लोन पे खेलो, डेट पे खेलो। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। क्या होता है देखो, क्या होता है देखो, डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए क्या करते हैं अपन? तुमने इन्वेस्टमेंट कहां करना है सोचा ना। अब इन्वेस्टमेंट कहां करना है सोचने के बाद तुमने क्या किया? फाइनेंस की व्यवस्था की ना, कहां से पैसा लाना है। फाइनेंस का दो पार्ट था ना, ऑनर्स कैपिटल या फिर बॉरोड फंड था ना, दो चीज। अगर तुमने ऑनर्स फंड से पैसा रेज किया है, अगर तुमने ऑनर्स फंड से पैसा रेज किया है, तो ऑनर्स क्या करेगा? बदले में क्या खोजेगा? प्रॉफिट खोजेगा ना। दैट प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है, जो तुम बांटोगे, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जो हम प्रॉफिट का हिस्सा बांटते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। मेरी बात समझो, प्रॉफिट का तीन हिस्सा होता है। प्रॉफिट का तीन हिस्सा होता है। एक हिस्सा को कहते हैं क्या? कॉर्पोरेट टैक्स। एक को कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, एक को कहते हैं रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग। और थर्ड हो जाता है क्या? थर्ड वन इज डिविडेंड। थर्ड वन इज डिविडेंड। तो क्या है, अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हें कितना रिजर्व रखना है, तुम्हें कितना डिविडेंड पे आउट करना है। ये तो फिक्स है, ये तो सरकार ले लेगी, ये तो खत्म। अब ये दो चीज में तुम्हें डिसीजन लेना है कि कितना तुम्हें डिविडेंड पे आउट रेशियो रखना है अपना। ठीक है, तो आओ देखते हैं, बात समझते हैं हम क्या है। अब तुम देखो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं जी? तो पहला क्या है? अर्निंग। द फर्स्ट वन इज अर्निंग। तो पहला क्या है? अर्निंग। अगर तुम्हारी कंपनी की अर्निंग ज्यादा हो रही है, मजबूत कंपनी है, डिविडेंड दो, ठीक है, ज्यादा दो। कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, अगर तुम्हारे कंपनी में कैश फ्लो रेगुलर बेसिस पे आता है, कैश फ्लो का पोजीशन अच्छा है, सरप्लस कैश फ्लो है। कैश फ्लो क्या होता है? देखो, कैश फ्लो क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक तो कहते हैं इनफ्लो, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो हो गया पैसा आना, तुमने सेल किया पैसा आया, तुमने परचेज किया पैसा गया, तुमने टैक्स दिया पैसा गया। तो इनफ्लो अगर ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो तुम बढ़िया पोजीशन में हो, तो तुम क्या करोगे? डिविडेंड दोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का कैसा प्रोसेस है, क्या कल्चर है। अगर तुम्हारा प्रोस्पेक्ट ग्रोथ का है, ग्रोथ करना है, तो तुम डिविडेंड कम दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, अडानी, ये लोग डिविडेंड कम देते हैं, बहुत कम देते हैं।
सर वाई सो, क्यों कम देंगे सर? क्योंकि इनका जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या है, वो ग्रोथ का है। इनका प्रोस्पेक्ट हमेशा ग्रोथ का है, मीन्स आगे आगे बढ़ना है। तो ये क्या करते हैं, जब आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे, ये प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो रिजर्व में ज्यादा रखेंगे। उस क्या करेंगे, प्रॉफिट के हिस्सा को क्या करेंगे, रिजर्व में ज्यादा रखेंगे और डिविडेंड पे आउट रेशियो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या करना है, इन्हें आगे अपना बिजनेस को ग्रो करना है। तो जो कंपनी का, जिस कंपनी का प्रोस्पेक्ट ग्रोथ का होगा वो डिविडेंड कम देगा, और जिस कंपनी का प्रोस्पेक्ट ग्रोथ का नहीं होगा वो डिविडेंड ज्यादा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, कोल इंडिया ये क्या है, एक बार उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया और नीचे में इन्वेस्टमेंट करके कोल निकालते हैं, नीचे से कोल निकालते हैं। अब नीचे से जाते हैं, यहां से कोल निकालते हैं, यहां से कोल निकालते हैं, तो एक बार तो इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, एक बार तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। अब कहां इन्वेस्टमेंट करोगे तुम, कोल कहां घूम खोजोगे अब? तो क्या है, इनका कोई भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है। जहां हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया अब वहां से कोल निकालना है, वहां से कोल निकाल के बेचना है, प्रॉफिट होगा तो आपस में बांटना है। तो कोल इंडिया क्या 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 है, इसका प्रोस्पेक्ट क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है, इसीलिए ये डिविडेंड ज्यादा बांटती है इन रिस्पेक्ट टू अडानी और अंबानी। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी। अब नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, व्हाट इज टैक्सेशन पॉलिसी? जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना कम डिविडेंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स काट के सरकार ले जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट का 3 हिस्सा, प्रॉफिट हुआ टैक्स ज्यादा चला गया, डिविडेंड कम मिलेगा। सो क्या है, हायर द टैक्स रेट लोअर द डिविडेंड पे आउट रेशियो। नाउ नेक्स्ट इज लीगल रिस्ट्रिक्शंस। तुम्हारे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी। सेबी ही सारा लीगल, सोशल एंड प्रोफेशनल पॉलिसीज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। ये तीनों चीज यही बनाती है। ठीक है, तो अब ये जो पॉलिसीज बनाई हैं, अगर तुम्हारा लीगल रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा दे दी, बहुत ज्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शंस दे दी, तो क्या होगा, क्लमजी हो जाएगा, सिंपल नहीं होगा। तो लोग डरेंगे, लोग यही कहेंगे कि सर ना इक्विटी छोड़िए सर, लोन लेके काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होगा वहां पे कंपनियां लोन लेके काम करेगी, इक्विटी से काम नहीं करेगी। तो क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, लीगल रिस्ट्रिक्शंस जितना ज्यादा होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो कम हो जाएगा जी। अब है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन अब क्या है, देखो बात समझना। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है, अगर मार्केट बुल में है, बुल मार्केट में होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर बियर है तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो अगर तुम्हारे मार्केट में बूम पोजीशन है, बुल में है, तो वहां पे डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे डिविडेंड ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि जितना ज्यादा तो डिविडेंड दोगे उतना लोग निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा, उतना ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेगा तुम्हारी कंपनी में, और जब इन्वेस्ट करेगा तुम फर्दर इन्वेस्टमेंट करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। बेयर मार्केट में जब प्रॉफिट कम हो जाता है, बेयर मार्केट में जब प्रॉफिट कम हो जाता है
तो वहां पे क्या होता है, लोग वहां पे डिविडेंड कम दे पाते हैं क्योंकि प्रॉफिट भी कम होता है। और अगर प्रॉफिट होता भी है तो लोग डरते हैं कि कल होगा कि नहीं होगा, कल प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इसलिए लोग डरते हैं तो डिविडेंड देते नहीं है, तो अपने बिजनेस के लिए बचा के रखते हैं, रिजर्व रखते हैं उसको। तो क्या है, बेयर मार्केट में ये पोजीशन हो जाती है जी। ठीक है, तो हमारा ये स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है, अगर बुल मार्केट में है प्रॉफिट कमाओगे डिविडेंड दो, नहीं कमा पाओगे मत दो, कम दो। इसके साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। बुक पढ़िए, आप कॉपी किताब निकाल के लिखिए, नोट्स बनाइए और केस स्टडीज भी बनाइए। केस स्टडीज कैसे लिखने हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा। तो सो ऑल ऑफ यू, आप लोग कॉपी निकालिए, फटाफट लिखिए। बीएसटी पढ़ने का ये तरीका है, फटाफट आप कैप्शंस को नोट कीजिए और नीचे की जो बातें हैं वो मेरी बातों को सुनिए, एक बार बुक को रीड कीजिए और लिखिए उसको। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।